नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के एक के बाद एक दिए गए 8 सम्मनों के जवाब देने को अब तैयार हो गए हैं। ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए सम्मन दे रही थी और आखिरकार 8वां जो सम्मन जारी किया गया उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी सहमति जताई है कि वो ईडी की पूछताछ में शामिल होने के लिए तैयार है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 2 शर्तें रखी है। पहली शर्त ये कि 12 मार्च के बाद पूछताछ की जाए और दूसरी शर्त ये कि पूछताछ जो की जाए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाए। दरअसल अरविंद केजरीवाल को इस बात का डर है कि कहीं ईडी मछली को फंसाने के लिए जैसे जाल बिछाया जाता है वो जाल तो बिछाने की कोशिश नहीं कर रही है। कहीं ऐसा ना हो ईडी अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाए और उसके बाद वापसी के रास्ते ही बंद हो जाए। क्योंकि इससे पहले संजय सिंह की बात कर लें, मनीष सिसोदिया की बात कर लें, इन केसों में भी यही हुआ था कि ईडी जो है पूछताछ के लिए हिरासत में इन दोनों मंत्रियों को और नेताओं को लेकर गई थी और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई थी। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। तो वहीं पार्टी की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा प्रोसेस है ईडी का, वो गैरकानूनी है। ईडी जानबूझकर दबाव में आम आदमी पार्टी के नेताओं को, उनके मुख्यमंत्री को फंसाने की कोशिश कर रही है। अब इस सबके बीच बहुत सारे सवाल हैं कि अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है तो क्या वो जेल में बैठ के सरकार चला सकते हैं, और क्या कुछ नियम जो है इस पूरे मामले को लेकर कहते हैं। क्योंकि इससे पहले भी एक कैंपेन चलाया था आम आदमी पार्टी ने कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो वो जेल से ही सरकार चलाएं। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं सतविंदर, उनके जहन में कई तरह के सवाल हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए। तो कोशिश करेंगे उन सवालों के जरिए इस पूरे मामले को समझाने की, और क्या कुछ रास्ते, क्या कुछ विकल्प अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी के सामने इस पूरे मामले को लेकर दिखते हैं या बचे हुए हैं। जी सर, सबसे पहले तो मुझे ये समझना है कि पूरा मामला है क्या। मतलब एक सरल शब्दों में, हम रोज ही कुछ न्यूज़ सुन रहे हैं, तो ये एक अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो सबके लिए क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये 17 नवंबर 2021 को एक एक्साइज पॉलिसी दिल्ली सरकार लेकर आई थी। इस पॉलिसी के साथ दिल्ली सरकार ने ये कहा था, क्योंकि इससे पहले जो शराब की बिक्री है वो सरकार के हाथों में दिल्ली में थी, जैसा कि अब एक बार फिर से सरकारी ठेके चलते हैं, सरकारी शराब की दुकानें। लेकिन 2021 में जो ये पॉलिसी लेकर आई तो ये कहना था अरविंद केजरीवाल सरकार का कि इससे रेवेन्यू में इजाफा होगा, यानी कि सरकारी खजाना और ज़्यादा भरेगा और प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में जो शराब बिक्री की कमान है वो दे दी गई थी। लेकिन इस सब के दौरान जो चीज़ें आई, जो उस दौरान के जो मुख्य सचिव थे उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, 2022 में एक रिपोर्ट तैयार की, और उन्होंने ये रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी थी, जिसमें ये कहा गया कि इस पूरी एक्साइज पॉलिसी के अंदर घोटाला है, इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी है। ये ज़रूर कहा गया है कि भाई इससे सरकारी खजाना भरेगा, लेकिन इसके उल्टा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने सरकारी खजाना भरने के बजाय अपनी पार्टी का खजाना इससे भरा है। और आपको याद होगा सतविंदर, 2021 में चुनाव थे, गोवा और पंजाब में, गुजरात में, इन स्टेट्स में जो है चुनाव थे, और आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर यही लगा कि इन चुनाव की कैंपेनिंग के लिए करीब 300 से 400 करोड़ के आसपास की ये कुल घोटाला बताया जाता है। तो ये सारा का सारा पैसा इन राज्यों में जो चुनाव हुए थे उसकी कैंपेनिंग के दौरान इस्तेमाल किए गए, और ये वहीं से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। इस पूरे मामले में ईडी ने फिर एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और उसी मामले की जांच ईडी कर रही है, जिसमें मनीष सिसोदिया से लेके ये संजय सिंह और भी कई जो इस पूरे मामले में शामिल थे उन लोगों की गिरफ्तारी अभी तक ईडी कर चुकी है। अब फाइनली ईडी, जो अरविंद केजरीवाल हैं, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के और आम आदमी पार्टी के संयोजक है, उनसे पूछताछ करना चाहती है इस पूरे मामले में, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि ईडी के पास कोई गवाह है, कोई विटनेस है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, कि जो गोवा के अंदर जो कैंपेनिंग हुई, जो ये एक्साइज पॉलिसी लेकर आए थे, उससे जो मतलब एक रिश्वत का भ्रष्टाचार जो हुआ उसमें, उसका जो पैसा था वो गोवा में भी बहुत बड़ी मात्रा में खर्च किया गया था। तो इसी की पूछताछ अब अरविंद केजरीवाल से करना चाहती है ईडी, और इसमें एक के बाद एक काफ़ी लोगों से पूछताछ भी की गई है। कुछ लोग अभी जेल में भी हैं, जिनमें बड़े नामों की बात कर लें
तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के ही पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया जो है वो जेल में हैं अभी। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया था जो बेल पर बाहर भी आ गए। तो ये पूरा मामला अभी इसकी पूरे मामले की जांच ईडी कर रही है। ओके ओके, तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये होता है कि अब ईडी के अगर 8 समन आ गए, 5-6 मतलब 8 मुझे लास्ट पता है, तो 8 समन के बाद भी केजरीवाल अभी तक पेश क्यों नहीं हुए? असल में देखिए, जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया था कि एक के बाद एक जो सम्मन जारी कर रही है ईडी, कहीं ना कहीं केजरीवाल को इस बात का डर है कि ईडी जो है एक जाल उनके खिलाफ बिछा रही है। और जब अरविंद केजरीवाल पूछताछ में शामिल होने के लिए अगर ईडी के ऑफिस जाते हैं तो ईडी जो है उन्हें वहीं पर उनकी अरेस्ट दिखा सकती है। तो उस अरेस्ट से बचने के लिए ही कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो है इन सम्मनों का जवाब नहीं दे रहे हैं या उसमें पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ईडी के पास इस पूरे मामले को लेकर उनके खिलाफ क्या सबूत है, ईडी उन्हें किस हैसियत से बुला रही है, क्या ईडी उन्हें बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली के तौर पर बुला रही है या फिर उन्हें आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर बुला रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार इस बात का खंडन कर रही है कि उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। उनका साफ कहना है कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, अगर इतना बड़ा घोटाला हुआ है उसकी रिकवरी तो होगी, कहीं से कुछ पैसा तो आएगा। तो ये तर्क है। लेकिन दूसरी तरफ जो जानकार कहते हैं कि जो पैसा खर्च हो गया उसकी रिकवरी कैसे होगी, क्योंकि वो तो कैंपेन में खर्च हो चुका है पैसा। तो वो एक डर है, उसी डर के चलते अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हो रहे। और जो 8वां सम्मन आया है उसमें भी उन्होंने जो 2 शर्तें रखी हैं उसमें एक मुख्य शर्त यही है कि जो पूछताछ हो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो। यानी कि वो अवॉइड करना चाह रहे हैं कि सीधे सीधे आमने सामने बैठ के ईडी के दफ्तर में पूछताछ में शामिल ना हो, क्योंकि ईडी उनको गिरफ्तार कर सकती, क्योंकि ऐसा पहले हुआ है। जी ओके, सो मेरा अगला सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल वो एक सीएम पद पर हैं जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पद भी होता है, तो एज अ सीएम क्या उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है? देखिए, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135A की अगर हम बात करें, जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे फिर प्रधानमंत्री हो, किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री हो, पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, यानी कि कोई भी जनप्रतिनिधि है, उन्हें सिर्फ इस एक्ट के तहत जो सिविल कानून है उसमें छूट है। यानी कि आपका अगर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित है कोई विवाद है, कर्ज से संबंधित कोई विवाद है, धार्मिक कोई विवाद है या कोई दूसरा और वाद विवाद है, तो वो सिविल के अंदर आते हैं। लेकिन अगर बात करें क्रिमिनल एक्ट की बात करें तो क्रिमिनल एक्ट में गिरफ्तारी हो सकती है। और ईडी ने भी जो ये मामला दर्ज किया है वो क्रिमिनल केस के तहत वो ये मामला दर्ज किया है। और आपको मैं बता दूं कि इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भी जो है क्रिमिनल केस ईडी ने दर्ज किया था और एक के बाद एक उन्हें सम्मन भेजे गए थे। और शुरुआत में उन्होंने भी उन सम्मन का जवाब नहीं दिया था, लेकिन उसके बाद वो उसमें शामिल हुए पूछताछ में। ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी डाल दी। तो यानी कि अगर क्रिमिनल केस है उसके तहत अगर मुकदमा दर्ज होता है तो कोई भी जनप्रतिनिधि हो, फिर वो चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सांसद, विधायक, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसी बात की आशंका अरविंद केजरीवाल को भी है, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि ये सिविल केस नहीं है, ये क्रिमिनल केस है। ओके, सो इसके बाद जो है मेरे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि क्या गिरफ्तार होने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि इस्तीफे की बात करें, मतलब ये सिद्धांतिक तौर पर तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री अगर जेल के अंदर ही है वहाँ बैठ के वो सरकार चलाए, मतलब इस तरह की कोई व्यवस्था कभी सुनी नहीं गई है। क्योंकि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं है कि जेल में जाने वाले किसी जनप्रतिनिधि को इस्तीफा देना पड़ेगा, ये कहीं भी नहीं है। लेकिन अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो आप समझिए कि जेल के अंदर कोई जनप्रतिनिधि है तो उसके ऊपर कोई ना कोई गंभीर आरोप है। अगर अभी सजा नहीं भी हुई है तो आरोप तो है ही जी, ठीक है। तो मौलिक आधार पर आपको इस्तीफा यहाँ देना पड़ सकता है, तो वो एक है। लेकिन अगर एक्ट में कहीं बात करें, इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं है कि उनको इस्तीफा देना होगा। अब इसका इसी तरह से देखिएगा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने पहले इस्तीफा दिया था। तो यानी कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है
अगर वो जेल के अंदर हैं, तो कानूनी तौर पर ऐसा नहीं कहीं दिखता है कि इस्तीफा देना ही देना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले रहे भी है जिसमें लंबे समय तक कोई मंत्री है वो मंत्री पद पे बना ही रहा है जेल के अंदर रहते हुए, और लेकिन उसमें बहुत सारी आलोचनाएं भी वहाँ पर हुई है। जी जी, सो अगला सवाल मेरा ये है कि हमारी हिस्ट्री में, हमारे देश की हिस्ट्री में, हमारी पॉलिटिक्स की हिस्ट्री में और लॉ के अंडर क्या कोई सीएम जेल से सरकार चला पाया या चला सकता है? क्या इसका प्रावधान है? देखिए, जेल से सरकार चलाने का कोई नियम नहीं है, इसके लिए कोर्ट की अनुमति की ज़रूरत होती है, और अभी तक अगर हम पास्ट उसमें देखें तो कहीं कोई ऐसा कोई जिक्र आया नहीं है सामने कि सरकार जो है आप बतौर मुख्यमंत्री जेल में बैठ के चलाए। जेल में रह के चुनाव लड़े गए हैं, जेल में रह के जनप्रतिनिधि रहे हैं, लेकिन सरकार जो चलाई है वो नहीं है, क्योंकि सारे जो विशेषाधिकार है वो खत्म हो जाते हैं। जो स्पेशल राइट्स जो होते हैं बतौर मुख्यमंत्री की हम अगर बात करें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, तो वो सारे राइट्स खत्म हो जाते हैं। और कोर्ट भी ये कहती है कि अगर किसी मामले में आपकी गिरफ्तारी हुई है तो आप उसके लिए जो संबंधित कोर्ट है वहाँ पर जाइए। सेशन कोर्ट हो सकता है, उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट आप जाइए। तो इस तरह की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं देखी गई है कि आप जेल में बैठ के सरकार चला सकते हैं, क्योंकि फिर से मैं वही जिक्र करूंगा, झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी अगर ऐसा होता तो वो भी गिरफ्तारी के बाद जेल में बैठ के सरकार चला लेते। जैसे पहले की अगर केसेस की बात करें तो वो लोग भी ऐसे ही चला सकते थे, लेकिन इस तरह का कोई नियम नहीं है। तो ये भी तय है कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो जेल में बैठ के तो सरकार वो नहीं चला सकते, यानी कि उनको एक विकल्प तैयार करना होगा। अब वो विकल्प कौन हो सकता है? जो अभी की जो लीडरशिप है उनके नीचे की, उनमें से हो सकता है, या बीच बीच में इस तरह का भी जिक्र हो था कि वो अपनी पत्नी को, क्योंकि बहुत सारे मामलों में हमने देखा है कि अगर कोई मेल मुख्यमंत्री अगर जेल जाता है तो वो अपने किसी परिवार के सदस्य को वो पद दे देता है, ताकि कम से कम जब वापस आए तो वो सिंहासन जो है घर में ही मिले व्यवस्था, क्योंकि किसी दूसरे के हाथ में चला गया। और देखिए, राज का सुख तो अलग ही होता है। तो ये इस तरह की चीजें, तो फिलहाल इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस पूरे मामले को लेकर जो सवाल थे वो बहुत सारी क्लैरिटी यहाँ पर आई होगी, और हमारे व्यूवर्स को भी आई होगी कि जो ईडी का मामला चल रहा है दिल्ली की आम आदमी पार्टी उनके मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि 12 मार्च के बाद वो कौन सी तारीख तय होगी जब ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी, किस तरह के सवाल यहाँ पर ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल से पूछे जाएंगे। इसके अलावा क्या ईडी इस बात के लिए मानेगी कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही पूछताछ करेगी, क्योंकि इससे पहले किसी भी आरोपी से या जिनसे पूछताछ करनी है उनसे ईडी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे नहीं किए, वो उन्हें हिरासत में लिया गया और उसके बाद पूछताछ जो है वो की गई है। तो ये 2 शर्तें अरविंद केजरीवाल के द्वारा रखी गई है ईडी के सामने। अब ये समय तय करेगा कि क्या कुछ रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरा मामला चल रहा है, ये बात अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि शायद उनकी गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। और अभी चूंकि लोकसभा चुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है, तो ऐसे में ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है। और कहीं ना कहीं सीधे सीधे आम आदमी पार्टी तो प्रधानमंत्री और बीजेपी पर ही आरोप लगा रही है कि ये एक साजिशन उनके खिलाफ जाल बिछाया गया है, एक जाल बुना गया है। उनकी पार्टी जो लगातार एक चैलेंज दे रही थी बीजेपी को कि किसी तरह से उसको डाउन प्ले किया जाए, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ पहली एकमात्र देश के इतिहास में आज़ादी के बाद क्षेत्रीय पार्टी है जो 2 राज्यों में एक साथ रूल कर रही है, और वो आम आदमी पार्टी है। तो उसी बात को सामने रखकर भी आम आदमी पार्टी के नेता लगातार हमलावर होते रहते हैं बीजेपी के नेताओं पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, कि जानबूझकर साजिशन उन्हें फंसाया जा रहा है, उनके खिलाफ ये पूरा षड्यंत्र जो है वो रचा गया है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको भी क्लैरिटी आई होगी इस पूरे मामले में कि पूरा मामला क्या था, और अगर गिरफ्तारी होती है तो विकल्प अरविंद केजरीवाल के सामने इस मामले को लेकर क्या कुछ बचते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।